जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक मोमेंट्स के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स को स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 जो है उसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम का मतलब होता है राज्य और फूल्स का मतलब होता है मूर्ख। तो इस लेसन का टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी मूर्खों के राज्य में। स्टूडेंट्स, इंडिया के एक जाने माने राइटर जिनका नाम है A.K. रामानुजन, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया यानी भारत से ली गई फोक टेल्स यानी लोक कथाएं। तो फोक टेल आप लेजेंड की तरह समझ सकते हैं, वो कहानियां जो काफी प्राचीन होती हैं और एक जनरेशन यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक बुजुर्गों के द्वारा ओरली सुनाकर वो कहानियां आगे बढ़ती जाती हैं यानी पास ऑन होती जाती हैं। तो उस बुक में से ली गई एक फोक टेल है जो कि ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी और यहाँ लेसन 4 में आपको उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टोरी को, इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. It is believed यानी ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो fools होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, they are so dangerous. वो so मतलब इतने और dangerous मतलब खतरनाक। तो मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि केवल जो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वही उनको मैनेज कर सकते हैं यानी उनको केवल वही संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मूर्ख कौन है? वॉट हैपन्स टू देम? उनके साथ क्या होता है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस स्टोरी में हम जानते हैं कि किन मूर्खों के बारे में ये कहानी लिखी गई है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों का एक राज्य है, तो उस राज्य में, मूर्खों के राज्य में, बोथ यानी दोनों ही, किंग यानी राजा एंड द मिनिस्टर और उसके मंत्री, तो राजा और मंत्री दोनों ही इडियट्स थे यानी बेवकूफ थे। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे अदर किंग्स यानी दूसरे राजाओं की तरह चीजों को नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। इसलिए उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय लिया। They ordered that everyone should be awake at night till their field and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन यानी हर किसी को शुड बी अवेक एट नाइट यानी अवेक मतलब जागा हुआ, रात के समय हर किसी को जागा हुआ रहना होगा। टिल देयर फील्ड, टिल का मतलब होता है जुताई करना यानी बीजों को रोपित करने के लिए, बीजों की बुवाई के पहले जो खेत को तैयार किया जाता है उसकी जुताई की जाती है। तो उसने आदेश दिया कि रात में ही लोगों को अपने खेतों में जुताई करनी होगी एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क यानी अंधेरे के बाद ही लोगों को जो भी उनका काम है, जो भी उनका बिजनेस है वो करना होगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही सूरज ऊपर आएगा यानी सूरज उगेगा, उनको बिस्तर पर जाना होगा यानी उनको सोने जाना होगा। Anyone who disobeyed would be punished with death. Anyone मतलब किसी भी व्यक्ति ने अगर डिसओबे किया यानी इस आदेश की अवहेलना की, इस आदेश को नहीं माना, तो would be punished with death, तो उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। The people did as they were told for fear of death. Fear of death यानी मृत्यु के, fear भय के कारण लोगों ने जैसा उन्हें बोला गया था वैसा ही किया। The king and the minister were delighted at the success of their project. तो जो प्रोजेक्ट यानी जो भी काम इन्होंने स्टार्ट किया, शुरू किया राजा ने और उसके मंत्रियों ने, तो उसकी सफलता पर वो डिलाइटेड थे यानी आनंदित थे, खुश थे। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उनका डिसाइपल यानी उनका शिष्य
उस शहर में पहुंचे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, वह एक खूबसूरत शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, वो बिल्कुल दिन का समय था, मतलब दिन की काफी रोशनी थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। एवरीवन वॉज asleep, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्टरिंग, एक चूहा भी वहां नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। कैटल मतलब मवेशी, जो गाय भैंस बकरी लोग घरों में पालते हैं दूध वगैरह के लिए, तो यहाँ तक कि मवेशियों को, जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम, तो ये जो दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी वहां पर आए थे, ये अमेज्ड थे, ये आश्चर्यचकित थे। जो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, उसे देखकर ये आश्चर्यचकित थे। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक ये उस टाउन यानी उस कस्बे या उस शहर के चारों ओर इधर उधर वॉन्डर यानी घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और शाम तक जब वो घूमते रहे तभी अचानक से ही, सडनली मतलब अचानक से, पूरे जो टाउन के लोग थे वो जाग गए और अपना नाइटली बिजनेस करने लगे, यानी हर कोई अपने कामकाज में, अपने काम में लग गया। और यहाँ उनके काम को नाइटली बोला गया है क्योंकि जितने भी काम हैं वो सब वो लोग रात में ही करते थे। The two men were hungry, ये दोनों ही आदमी हंग्री मतलब भूखे थे। Now that the shops were open, और अब जबकि दुकानें खुल गई थी, they went to buy some groceries, तो वे दोनों कुछ ग्रोसरीज यानी किराना या राशन का सामान खरीदने गए। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. तो उन्हें बड़ा astonishment यानी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई ये जानकर, जब उन्होंने ये पाया कि हर चीज की जो कीमत थी वो एक समान थी। अ सिंगल डुडू यानी कोई भी चीज खरीदो, एक डुडू की वो चीज थी। डुडू उस शहर की करेंसी है यानी मुद्रा है, जैसे हमारे भारत में रुपया और पैसा चलता है, अमेरिका में डॉलर, तो ये जो शहर है मूर्खों का, इसमें जो मुद्रा चलती है वो है डुडू। तो कोई भी सामान खरीदने के लिए सिर्फ एक डुडू ही देना होता था। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. तो चाहे फिर उन्होंने एक थैला या जितना भी उन्होंने चावल खरीदा या फिर उन्होंने बनानाज यानी केलों का एक गुच्छा खरीदा, उनको जो उसकी कीमत चुकानी पड़ी वो सिर्फ एक डुडू ही थी। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और उनका जो शिष्य था वो काफी आनंदित था, खुश था। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसी किसी चीज के बारे में पहले उन्होंने कभी भी नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, तो जो कुछ भी खाना वो चाहते थे खरीदना, वो सिर्फ यहाँ 1 रुपए में ही वे खरीद सकते थे। तो ये बात सोचकर वो काफी खुश थे। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पका लिया था और खा लिया था, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो जब खाना खा लिया, पका लिया, उसके बाद गुरु ने ये एहसास किया कि ये जो राज्य था ये मूर्खों का था और उनका यहाँ पर ठहरना एक अच्छा विचार नहीं था, यानी उनको ज्यादा यहाँ नहीं ठहरना चाहिए था। This is no place for us, let's go, he said to his disciple. उन्होंने अपने डिसाइपल यानी शिष्य से कहा कि यह स्थान हमारे लिए नहीं है, यहाँ से चलो। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन जो शिष्य था वो इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था। Everything was cheap here. हर चीज यहाँ पर सस्ती जो थी। All he wanted was good, cheap food. वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था जो था अच्छा और सस्ता खाना। तो गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, वे सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं कह सकते कि आगे वो तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। But the disciple wouldn't listen to the guru's wisdom.
लेकिन गुरु की विजडम को यानी गुरु की बुद्धिमानी की बात को डिसाइपल ने यानी शिष्य ने नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो यहाँ ठहरना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, फाइनली यानी अंततः, आखिर में गुरु ने गेव अप यानी उन्होंने फिर इस बात को छोड़ दिया, उन्होंने हार ही मान ली और उन्होंने कहा डू वॉट यू वॉन्ट, वो करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और ऐसा कहकर गुरु वहां से चले गए। द डिसाइपल स्टेड ऑन, लेकिन शिष्य वहीं ठहरा रहा। एट हिज फिल एवरी डे, एट हिज फिल यानी भर पेट उसने रोज वहां खाना खाया। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, उसने केले खाए, घी खाया, चावल खाया, गेहूं यानी गेहूं का आटा ही खाया होगा। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और ये सारा खाना खा खा कर भरपेट वो बिल्कुल एक स्ट्रीट साइड यानी गली में जो बुल होता है, जो बैल होता है, बड़ा सा बैल, उसके जैसा वो बिल्कुल मोटा ताजा हो गया। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। वन ब्राइट डे यानी एक बिल्कुल दिन था जब काफी रोशनी थी। उस दिन में एक जो चोर था, थीव था, ब्रेक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना या छुप कर कहीं पर घुस जाना। तो एक मर्चेंट यानी एक व्यापारी था, उसके घर में एक चोर घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in. तो जो चोर था उसने वॉल में यानी दीवार में एक होल यानी एक छेद बनाया था। एंड स्नीक्ड इन, स्टूडेंट्स स्नीक का मतलब होता है चुपके से कोई काम करना, तो वो अंदर की तरफ चुपके से घुस आया था। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जो भी सामान उसने वहां से चुराया था, जब वो उस सामान को लेकर वहां से जा रहा था बाहर, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो ये जो पुराना सा घर था इसकी वो दीवार उसके सिर पर ही कोलैप्स हो गई यानी कि ढह गई और इसके सिर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब वही मौके पर ही उसी जगह पर वो वहां पर मर गया। His brother ran to the king and complained. उसका जो भाई था, चोर का भाई, वो दौड़ा और राजा के पास गया और उसने वहां जाकर राजा से शिकायत की। तो चोर के भाई ने राजा से जो शिकायत की वो कुछ इस प्रकार थी। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. योर हाइनेस एक ऐसा फ्रेज है जो कि किसी राजा या किसी जज को सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चोर के भाई ने राजा से कहा, योर हाइनेस, जब मेरा भाई अपना एंशियंट ट्रेड, एंशियंट यानी प्राचीन और ट्रेड मतलब व्यापार या काम, तो जब मेरा भाई अपना प्राचीन काम कर रहा था, और परस्यू का मतलब होता है कुछ करना या कुछ फॉलो करना, तो जब मेरा भाई अपना प्राचीन काम कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उससे वो मर गया या दीवार गिरने के कारण वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ये जो व्यापारी है ये इसका दोषी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको रॉन्ग डूअर यानी गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इनजस्टिस का मतलब अन्याय, तो आपको रॉन्ग डूअर जो है, जो गलत जिसने किया है, उसको सजा देनी चाहिए, और फैमिली को, परिवार को आपको कंपेंसेट करना चाहिए यानी कि जो उनका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना चाहिए यानी उसकी भरपाई करनी चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा ने कहा न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, और एट वंस मतलब तुरंत, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के जो ओनर को यानी उस घर के मालिक को उसने समन किया यानी कि बुलवाया। When the merchant arrived, जब वो व्यापारी पहुंचा, the king questioned him, तो राजा ने उससे सवाल किए। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. Your highness, such and such यानी जो भी व्यापारी का नाम था वो उसने बता दिया। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या जब इस डेड मैन ने यानी इस मृत व्यक्ति ने
चोर ने जब तुम्हारे घर में बर्गल यानी कि जब उसने सेंध मारी की, यानी जब वो चुपके से तुम्हारे घर में घुसा, तो क्या तब तुम घर पर थे? यस माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड। तो स्टूडेंट्स, माय लॉर्ड भी वही फ्रेज है जो राजा या फिर जज को सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसने कहा जी। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। तो ही ब्रोक इन, ब्रेक इन यानी कि अंदर घुसना, चुपके से अंदर घुसना। तो उसने कहा कि जी जब ये अंदर घुसा तो जो वॉल थी, जो दीवार थी, वो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उस पर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। तो स्टूडेंट्स, राजा ने कहा कि ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज यानी जिस पर आरोप लगा है, आप समझ गए होंगे राजा बात कर रहा है मर्चेंट की, यानी उस व्यापारी की। तो राजा ने कहा कि ये जो व्यापारी है जिस पर आरोप लगा है, तो ये ही प्लीड्स गिल्टी। टू प्लीड गिल्टी का मतलब होता है अपना दोष, अपना गुनाह स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो राजा ने कहा कि ये जो व्यापारी है जिस पर आरोप लगा है, इसने अपना गुनाह मान लिया है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तुमने एक आदमी की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू। हमें तुम्हें सजा देनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा कि ये जो राजा है, जो कि एक मूर्ख है, ये बजाय उस चोर के भाई का केस खारिज कर देने के उस व्यापारी को ही सजा देने की बात कर रहा है, जिसके घर में इस आदमी का भाई जो कि एक चोर था, वो चोरी करने के लिए घुसा था। तो हम आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। हेल्पलेस मतलब असहाय। तो उस असहाय व्यापारी ने कहा, लॉर्ड यानी हुजूर, आई डिडंट पुट अप द वॉल। वो दीवार मैंने नहीं बनाई। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। वास्तव में तो सच में ये उस आदमी की गलती है जिसने ये दीवार बनाई। ही डिडंट बिल्ड इट राइट। उसने इसे ठीक से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम। आपको उसे पनिश करना चाहिए, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट? राजा ने पूछा, वो कौन है? तो व्यापारी ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम। कि हुजूर, ये जो दीवार है ये मेरे पिता के समय में बनाई गई थी। आई नो द मैन। मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ। अब तो वो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाय। वह पास ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को, यानी जो राजा के आदमी थे, उनको भेजा। मैसेंजर का वैसे मतलब संदेशवाहक होता है। तो राजा ने अपने आदमियों को उस ब्रिक लेयर को, यानी कि जो मिस्त्री था, जो जिसने ये दीवार बनाई थी, उसको बुलवाने के लिए, उसको लाने के लिए भेजा। दे ब्रॉट हिम। वो उसको लेकर आए। टाइड हैंड एंड फुट। और जब वो लेकर आए तो उस आदमी के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? तो राजा ने उस आदमी से पूछा कि क्या तुमने इस आदमी के पिता के समय में इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड, आई डिड। तो उसने कहा कि जी हुजूर, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट? ये किस प्रकार की दीवार है जो कि तुमने बनाई? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये वो एक पुअर मैन, एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम। तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। तुम्हें मृत्यु देकर हमें तुम्हें सजा देनी है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले कि राजा एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी की सजा दे सके, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। तो ये जो बेचारा ब्रिकलेयर था, यानी जो मिस्त्री था, उसने प्रार्थना की। ही प्लीडेड, प्लीड मतलब टू रिक्वेस्ट, उसने प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इससे पहले कि आप अपने ऑर्डर्स दें, अपने आदेश दें, कृपया मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू, ये सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, कि ये दीवार मैंने बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling.
तो आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से याद है, अ डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की थी, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो कि उस गली में कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही थी, ऑल डे यानी सारा दिन, विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंकलेट्स मतलब पायल और जिंगलिंग मतलब खनखनाहट के साथ। तो जो उसकी पायल थी वो बहुत खनखना रही थी, उसकी मतलब खनक रही थी, और मुझे याद है कि वो गली में बार बार ऊपर और नीचे जा रही थी। एंड आई couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building, और इसके कारण मैं अपनी आंखें और अपना ध्यान जो दीवार में बना रहा था उस पर नहीं रख सका। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, तो आपको उस नाचती हुई लड़की को लाना चाहिए, उसको आपको पकड़ना चाहिए, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डीपन्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि जो ब्रिक लेयर आया तो उसने अपना दोष डाल दिया उस लड़की के ऊपर जो कि पायल पहनकर इधर उधर उस वक्त उस दिन गली में आ जा रही थी। तो राजा भी इस बात से सहमत हो गया है और उसने भी यही सोचा है कि अब ये लड़की दोषी है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो राजा मूर्ख है। तो राजा ने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, द केस डीपन्स, यानी ये जो केस है ये तो गहराता ही जा रहा है या ये गहरा रहा है और गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसमें देखना होगा। इट इज नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझे हुए, कॉम्प्लेक्स। तो राजा ने कहा कि इतने उलझे हुए केस में जजमेंट देना, इनमें निर्णय देना आसान बात नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर wherever she is, राजा ने कहा कि wherever she is यानी वह जहां कहीं भी हो, उस डांसर को पकड़कर लेकर आओ। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. तो वो जो नाचती हुई लड़की थी जो कि उस दिन उस समय नाच जा रही थी, तो वो जो कि अब एक ओल्ड वुमन थी, जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी, वो ट्रैम्बलिंग यानी कांपती हुई कोर्ट यानी दरबार में आई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? तो राजा ने उस औरत से पूछा कि क्या तुम उस दिन गली में ऊपर नीचे जा रही थी कई साल पहले, जबकि वाइल मतलब दौरान, जिस दौरान ये जो बेचारा आदमी है ये एक दीवार बना रहा था, तो क्या तब तुम ही थी जो कि ऊपर नीचे गली में जा रही थी? Did you see him? क्या तुमने इस आदमी को देखा? Yes, my lord, I remember it very well. तो वो जो औरत अब आई है उसने कहा कि जी हुजूर, मुझे अच्छी तरह से याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. तो तुम ही अपनी एंकलेट्स को, अपनी पायलों को जिंगलिंग यानी खनकाती हुई यानी खनकती हुई पायलों के साथ तुम ही ऊपर नीचे उस दिन गई। यू वर यंग, तुम यंग थी, जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया यानी कि इसका ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए इसने एक बुरी दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और यह एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गई है और उसे मार दिया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक इनोसेंट यानी कि एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा देनी ही होगी यानी तुम्हें सजा दी जाएगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, तो उस औरत ने एक मिनट सोचा और फिर वो बोली, माय लॉर्ड वेट, हुजूर इंतजार कीजिए। I know now why I was walking up and down that street. मैं अब जानती हूँ कि क्यों मैं उस गली में ऊपर नीचे जा रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने कुछ सोना दिया था गोल्डस्मिथ यानी सुनार को अपने लिए कुछ ज्वेलरी यानी कोई एक जेवर बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel, और वो एक आलसी बदमाश था। He made so many excuses, उसने इतने सारे excuses यानी बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then and so on all day, और उसने कभी कहा कि वो अभी देगा ज्वेलरी, कभी कहा कि अभी तब देगा,
एंड सो ऑन ऑल डे, यानी सारा दिन वो यही कहता रहा कि बस अभी दूंगा या थोड़ी देर बाद दूंगा। He made me walk up and down to his house a dozen times. A dozen times मतलब 1 दर्जन बार। तो स्टूडेंट्स 1 दर्जन मतलब 12, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 12 इसका मतलब नहीं है। यहाँ कहने का मतलब है कि कई बार उसने अपने घर की तरफ मुझे अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे चलवाया, यानी कई चक्कर अपने घर के उसने कटवाए या लगवाए। That was when this bricklayer saw me. और ये तभी की बात है जबकि इस ब्रिकलेयर ने, इस मिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, माई लॉर्ड यानी हुजूर, ये मेरी फॉल्ट यानी मेरी गलती नहीं है। इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ्स फॉल्ट, ये उस सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king weighing the evidence. तो राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, वेइंग मतलब थोड़ा सा नापना तोलना समझना, यहाँ वेइंग का मतलब है समझना, एविडेंस मतलब सबूत। तो जो भी सबूत या जो भी बातें वो कह रही है उसको नापते तोलते हुए, उसको ठीक से एनालाइज करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए राजा ने सोचा, पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही कह रही है। We have got the real culprit at last. राजा ने कहा कि at last यानी अंततः, फाइनली हमें असली culprit यानी असली गुनहगार मिल गया है। Get the goldsmith wherever he is hiding. वो सुनार जहाँ कहीं भी छुप रहा हो, hide मतलब छुपना, तो जहाँ कहीं भी वो सुनार छुपा हुआ हो उसे लेकर आओ। At once, तुरंत, the king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. राजा के जो बेलिफ्स थे यानी कि वो अधिकारी जो ये सुनिश्चित करते हैं कि राजा के आदेशों का ठीक तरह से पालन हो, आप इन्हें न्याय अधिकारी कह सकते हैं, तो एक तरह से आप इसे पुलिसमैन मान सकते हैं। तो जो वो अधिकारी थे उन्होंने उस गोल्डस्मिथ को, उस सुनार को ढूंढा जो कि अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जब उसने एक्यूजेशन यानी आरोप, जब उसने अपने विरुद्ध आरोप को सुना तो उसके पास भी उसकी अपनी एक कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, मेरे हुजूर, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सही बात है, ये सच बात है कि मैंने इस डांसर यानी इस नर्तकी को अपने दरवाजे तक कई बार आने के लिए बाध्य किया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसके जेवर को नहीं बना सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि एक अमीर मर्चेंट था, एक अमीर व्यापारी, उसके कुछ ऑर्डर्स थे, पहले मैंने वो कंप्लीट किए, तो इसकी ज्वेलरी नहीं बन पाई थी। They had a wedding coming, उनके यहाँ एक शादी आने वाली थी, and they wouldn't wait, और वो इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। You know how impatient rich men are, आप तो जानते ही हैं कि कितने ज़्यादा impatient यानी अधीर, जिसमें बिल्कुल भी धैर्य ना हो, ये अमीर लोग होते हैं। यानी आप तो जानते ही हैं कि अमीर लोग कितने अधीर होते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो स्टूडेंट्स, अब राजा पूछता है कि ये कौन था अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस बेचारी औरत की ज्वेलरी यानी जेवर बनाने नहीं दिया और इस औरत को ऊपर नीचे मतलब वॉक करवाया, और जिसके कारण इस ब्रिक लेयर का जो दिमाग था, जो ध्यान था, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ध्यान भटक गया, और जिसके कारण वो दीवार इतनी खराब बन गई, और जो कि वो दीवार अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस whose wall had fallen, और वो कोई और नहीं था बल्कि वही व्यापारी था, वही उस घर का ओनर, उसका असली मालिक, जिस घर की दीवार उस चोर पर गिरी थी।
Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. अब इस बेवकूफ राजा ने सोचा कि अब जो जस्टिस है इट हैज कम फुल सर्कल। इसका मतलब होता है कि जहां से कहानी शुरू हुई, जहां से बात शुरू हुई और वहीं आकर फिर से आ गई है। तो इसी व्यापारी के घर की जब दीवार गिरी और वो चोर मरा, केस वहीं से शुरू हुआ और अब जो गोल्ड स्मिथ है उसने इसी व्यापारी का नाम लिया है। तो राजा ने सोचा कि यही न्याय है कि अब ये जो मर्चेंट है यही कल्प्रिट है, यही दोषी है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. तो जब बहुत ही ज़्यादा रूडली यानी बड़ी बेरुखी से क्रूअली, काफ़ी निर्दयता पूर्वक उसे वापस दरबार में कोर्ट में बुलाया गया, he arrived crying, तो वो रोते हुए पहुंचा। It wasn't me but my father who ordered the jewelry. उसने कहा कि वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने इस ज्वेलरी का, इस जेवर बनने का ऑर्डर दिया था। He is dead, वो तो मर चुके हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूँ। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पसंद आई होगी। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको यहाँ मिले आपने वो नोट डाउन किए होंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।